गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम देखेंगे पल्पल डिजीज़ेज़ एंड इट्स सिक्वेलाe। आपको मैंने पूरे पल्प के बारे में पढ़ा दिया था। अब हम देखेंगे पल्प में कौन कौन सी डिजीज़ होती है और कैसे वो प्रोसीड करती है फर्दर। तो हमारे टूथ में सबसे पहले आपको केरीज़ या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में कैविटी बोलते हैं लोग, वो लगता है। ठीक है, पहले अपने दांतों में केरीज़ या कैविटी दिखती है। हम फिर उस वक्त क्या होता है कि हम कुछ भी खा रहे पी रहे होते हैं तो उतना समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग अर्ली पॉइंट में जब केरीज़ लगती है तो उतना कुछ समझ नहीं आता, बस फूड लॉजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पल्प में जब एंटर करने लगता है, जब पूरा डेंटिन आपका डिकैल्सिफाइड हो गया हो और आपका कैल्सिफिकेशन जा चुका है, डिकेड हो रहा है आपका टीथ, उसके बाद जो आपका डिजीज़ है वो फर्दर प्रोसीड करता है पल्प में। तो पल्प में प्रोसीड करता है तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिम्टम्स। ठीक है, तो पल्पाइटिस होता है। पल्पाइटिस मतलब पल्प इन्फ्लेम्ड हो जाना। पल्प इन्फ्लेम्ड हो जाता है क्योंकि आप जो भी खा रहे हो, आपकी तो कैविटी हो गई दांतों में, जो लेयर है, जो हार्डेस्ट लेयर है इनामल, जो डेंटिन है, वो सब जा चुका है। तो अब जो भी कुछ खा रहे हो वो सीधा आपके नर्व को या ब्लड वेसल्स को जाके हिट कर रहा है, तो इस वजह से आपको पेन फील होता है, तो उसको हम पल्पाइटिस बोलते हैं। अब देखिए, अब पल्पाइटिस दो तरीके का होता है, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। ये हम आगे आपको बताएंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डिफरेंस। पल्पाइटिस होने के बाद अगर आप उसको इग्नोर करोगे, रिवर्सिबल स्टेज में भी इरिवर्सिबल स्टेज में भी अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर आपको हो जाएगा अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। ठीक है, अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस के तुरंत बाद आप देखोगे कि आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, उसके बाद हो जाएगा पेरी अपाइकल एब्सिस। ये सब पेरियोडोंटल डिजीजेज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट आपको एक सीक्वेले याद होना चाहिए कि सबसे पहले आपको केरीज होगी, फिर आपको पल्पाइटिस होगा। पल्पाइटिस आइदर कैन बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों में अक्यूट और क्रॉनिक। आप एक चीज़ और समझो कि अक्यूट और क्रॉनिक का मतलब क्या होता है। अक्यूट मतलब थोड़े टाइम में, थोड़े टाइम में मतलब थोड़े से ड्यूरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो वो अक्यूट है, और क्रॉनिक मतलब कि बहुत लॉन्ग पीरियड हो चुका है, मतलब वो डिज़ीज़ बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो चुकी है, तो हम उसको बोलते हैं क्रॉनिक। ठीक है, अब वैसे ही सेम रिवर्सिबल में भी अक्यूट एंड क्रॉनिक होगा, इरिवर्सिबल में भी अक्यूट एंड क्रॉनिक होगा। उसके बाद अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस आ जाओ आप, वो तो आपको पता ही है कि अपाइकल रीजन का जो पेरियोडोंटल फाइबर्स है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो उसको अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ पल्पाइटिस के वजह से उसमें भी अक्यूट एंड क्रॉनिक होगा, एंड देन इट फर्दर प्रोसीड्स टू पेरी अपाइकल एब्सिस। अब आपके पेरी अपाइकल रीजन में एब्सिस बनना, पस बनना स्टार्ट हो गया है। आप उसको ठीक से नहीं देखोगे, वो लॉन्ग स्टैंडिंग केस में पेरी अपाइकल ग्रैन्युलोमा शो करता है। ग्रैन्युलोमा पता है आपको, ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाना अपाइकल रीजन में। देन इट कॉजेज सिस्ट, एंड देन आप देखोगे अगर इसको भी अगर आप इग्नोर करते हो तो वो ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करता है। आपको पहले से ही पता होगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बोन डिजीज़ है। बोन डिजीज़ है, अल्टीमेटली जो हमारा टीथ है वो हमारे जॉ में इम्बेडेड है, बोन में इम्बेडेड है। तो अगर आप टूथ को पूरी तरीके से केयर नहीं करोगे तो आपकी जो डिजीज़ेज़ है वो आपके बोन तक जा सकती है, एंड देन इट कैन कॉज पेरियोस्टाइटिस एंड सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस मतलब सेल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्पेस में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। हम आगे जाके देखेंगे स्पेस इन्फेक्शन क्या होता है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगी। स्पेस इन्फेक्शन हो जाएगा एंड देन इट विल लीड्स टू लुडविग्स एंजाइना। आपको बस इतना थोड़ा बता देती हूँ लुडविग्स एंजाइना के बारे में कि ये एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है जो कि ट्रीटेबल नहीं होता आपके क्लिनिक्स में। इसमें रेस्पिरेटरी चोकअप होना बहुत नॉर्मल बात है, तो इसके लिए हम हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं पेशेंट का, और ये बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। तो लुडविग्स एंजाइना तक ये केसेस ना जाए, इसलिए पहले ही स्टेप्स में हमें ट्रीट कर देना चाहिए, और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोसीड ना करें। एक और चीज़ आपको बता दूं कि हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि एक और डिज़ीज़ है जो आपके हार्ट में प्रॉब्लम पहुंचा सकती है ड्यू टू बैड ओरल हाइजीन, एंड द बैक्टीरिया दैट आवर ओरल कैविटी कंटेन्स कैन लीड्स टू एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस के बारे में हम अलग से वीडियो देखेंगे, तो आप बस अभी के लिए इतना जानिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम पल्पल डिजीज़ेस की तरफ।
पल्पल डिजीजेस में सबसे पहली बात तो आपको, अब हम आते हैं पल्पल डिजीजेस की तरफ। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पल्प का देखेंगे कि नॉर्मल पल्प जो होती है उसमें वाइटैलिटी प्रेजेंट होती है और वो इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट और फिर कोल्ड स्टिमुलाई या हीट स्टिमुलाई टेस्ट को रिस्पॉन्स प्रॉपर करता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये भी है कि पल्प में ए डेल्टा फाइबर्स और सी टाइप फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखोगे ए डेल्टा फाइबर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोल्ड स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए, और जो सी टाइप फाइबर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हीट या हॉट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, सॉरी। ए डेल्टा फाइबर्स जो होता है वो अपर पोर्शन ऑफ द पल्प में प्रेजेंट रहता है। सी टाइप फाइबर्स जो होते हैं वो थोड़ा डीपली प्रेजेंट होता है। तो आप डिफरेंशिएट मैं आपको करके बताऊंगी कि किस पल्पाइटिस में, कौन से केस ऑफ पल्पाइटिस में कौन से फाइबर्स को अफेक्शन होता है और कौन सी स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव शो करती है। तो आपको एक और चीज बता दूं कि जो नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है पल्प का वो 10 mm ऑफ Hg होता है। आपने एक और चीज नोटिस किया होगा, सुना होगा कहीं पे, नॉक्टर्नल पेन। आपको पता होगा नॉक्टर्नल पेन। नॉक्टर्नल पेन क्या होता है कि एक टाइप का पेन है जो सिर्फ आपको नाइट में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ आपको रात में ही दर्द होगा। इसका भी रीजन है, जब आप रात में सोते हो, ले डाउन करते हो, तो फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपके हेड की तरफ इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पल्पल रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और ऑलरेडी आपके पल्प में इंफेक्शन प्रेजेंट है, उसके वजह से पेन इनिशिएट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस इज अ कंडीशन जिसमें आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करके कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो और टूथ को जो है बचा सकते हो। इसमें भी दो टाइप होता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट आपको पता है शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में देखने को मिलता है। इसमें आपको जब आप कोल्ड स्टिमुलाई लोगे या फिर कोई भी स्टिमुलाई ऐसी प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी होगा और शार्प शूटिंग पेन होता है, बहुत ही सीवियरली शार्प शूटिंग पेन। पर जो पेन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, पूरे टाइम तक नहीं होगा। आप जैसे ही स्टिमुलाई को रिमूव करोगे पेन तुरंत चला जाएगा। तो आप देखोगे आपकी क्लिनिक में कई बार पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल में कई बार पेशेंट आएंगे जो आपसे ये कहेंगे कि मैम पेन तभी होता है या सेंसिटिविटी तभी होती है जब हम ठंडा या गर्म खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सबसे पहली बात तो केरीज हुआ है, केरीज इरोड कर रहा है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डीके कर रहा है। ठीक है, डीके कर रहा है तो उसमें आपका जो सरफेस है, डेंटिन का जो सरफेस है, डेंटाइनल टिब्यूल्स का जो सरफेस है वो ओपन अप हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी आप खा रहे पी रहे हो वो जाकर वहां टच हो रहा है, तो वो डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो सबसे पहली बात तो स्टिमुलाई को रिमूव करेंगे, केरीज है तो केरीज को रिमूव करेंगे और उसके बाद आप रिमूव करके रीस्टोर कर सकते हो। बहुत सारी मटेरियल्स है, अभी मटेरियल्स के लिए हम अलग चैप्टर बनाएंगे। रीस्टोर कर सकते हो जीआईसी से, कॉम्पोजिट से, जो भी बेटर मटेरियल सूटेबल हो फॉर दैट लोकेशन ऑफ टूथ। और फिर उसके बाद आप कोई भी टूथ पेस्ट या माउथ वॉश रिलेटेड टू डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हो। फिर हम आते हैं इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की ओर। अब रिवर्सिबल पल्पाइटिस को अगर आप छोड़ दोगे और ट्रीट नहीं करोगे तो हम इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट इज अगेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड क्रॉनिक इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग केस। इसमें आप फिर ये भी देखोगे कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस जो होता है वो सिम्टोमेटिक भी होता है और एसिम्टोमेटिक भी होता है। ठीक है, अब देखो सिम्टोमेटिक जो है मतलब उसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पेन जो रहेगा वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है, और पूरे टाइम बना रहेगा पेन। ऐसा नहीं होगा कि आप स्टिमुलाई रिमूव करोगे तो पेन चला जाए। नो, इट्स नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन। इसमें पेन पूरे टाइम बना रहेगा, इन्फ्लेम्ड पल्प रहेगा और जो सी टाइप के फाइबर्स होते हैं जो कि इनरवेटेड होते हैं डीपली पल्प में, वो भी अफेक्ट करेंगे, वो भी डैमेज हो जाते हैं। नॉक्टर्नल पेन प्रेजेंट रहता है। मैंने आपको नॉक्टर्नल पेन के बारे में बता दिया, व्हाई नॉक्टर्नल पेन इज रिस्पॉन्सिबल एट नाइट। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट जो है वो भी आप
रिस्पॉन्सिव है, और मतलब माइल्ड रिस्पॉन्सिव है, मे और मे नॉट बी रिस्पॉन्सिव। हीट टेस्ट जो है पर इसमें पॉजिटिव आती है बिकॉज ऑफ सी टाइप फाइबर्स। आपको मैंने बता दिया था कि हीट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगी। पर एक चीज और इरिवर्सिबल में छूट गया बोलना आपको, कि इसमें इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पल्प की वाइटैलिटी है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, सिर्फ अपर ए डेल्टा फाइबर्स जो रहते हैं वो इफेक्ट करते हैं। और कोल्ड टेस्ट है, जैसे एंडो आई से करते हैं, जो भी टेस्ट के लिए अलग सीरीज स्टार्ट होगा, कोल्ड टेस्ट को भी वो रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक में आ जाए तो इसमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, देर इज नो सिम्टम्स प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी पेन प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आप इसमें पूछोगे कि मैम इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के लिए क्या ट्रीटमेंट है? ऑफ कोर्स पल्पेक्टमी, आप पूरा पल्प को क्लीन आउट कर दो, इन्फेक्शन को क्लीन आउट कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिल कर सकते हो, या फिर यू कैन गो विद रूट कनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पल्प नेक्रोसिस की तरफ। तो आपको पता है अगर आप इरिवर्सिबल को भी इग्नोर कर दोगे और भी ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग केस हो जाएगा, तो अब धीरे धीरे आपका पल्प मरना चालू हो जाएगा, इट विल गेट नेक्रोस्ड। पल्प नेक्रोसिस का सबसे बड़ा साइन है गाइस, चेंज इन टूथ कलर, ठीक है, आपको टूथ का जो कलर है वो चेंज होता हुआ दिख जाएगा। इट इज नॉट वाइट, इट इज नॉट येलो, इट इज ऑलवेज ब्राउनिश ब्लैक इन कलर। धीरे धीरे पल्प काला पड़ने लगता है, जिसकी ट्रांसलूसेंसी टूथ की जो रहती है उसके थ्रू दिखता है कि पल्प का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और टूथ का कलर चेंज हो चुका है। आप दूर से ही देख के, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पल्प नेक्रोसिस बता रही हूँ, आप दूर से ही पेशेंट का टीथ देख के पता कर लोगे कि उसको पल्प नेक्रोसिस हुआ है, क्योंकि टीथ का कलर चेंज हो जाता है। इसमें पल्प टोटली चेंज डैमेज हो जाती है। दो टाइप का नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, एक ड्राई नेक्रोसिस जिसमें पूरी कनाल ड्राई रहती है, पल्प सिकुड़ चुका होता है, और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मतलब लिक्विफैक्शन मतलब लिक्विडी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा पल्प का, और चीजी नेक्रोसिस टाइप हो जाएगा, जो अल्टीमेटली लीड करेगा पेरी रेडिकुलर डिजीज को। अब पल्प नेक्रोसिस जो है वो फाइनली पेरी रेडिकुलर डिजीज में जाने के लिए तैयार हो गया है। इसमें कोई भी टेस्ट रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, आप कोई भी टेस्ट कर लो, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट कर लो या हीट टेस्ट कर लो या कोल्ड टेस्ट कर लो या कैविटी टेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कहीं पे भी कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखेगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही। पल्प एंड इट्स पल्पल डिजीज एंड इट्स सीक्वेल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पेरी रेडिकुलर डिजीजेस। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, और आगे पढ़ते रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें।